अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर कलीम रज़ा और आज की इस वीडियो में बहुत ही आप लोगों से जो है इम्पॉर्टेंट बातें होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते रहे हैं कि सर हमने पीएमडीसी कैसे करना है, ये जो इतना बड़ा सिलेबस है इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स हमें किर्गिस्तान में पढ़ने होते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पीएमडीसी करना चाहते हैं, अगर पीएमडीसी पास करने के बाद आगे एक अच्छा प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, अपनी ओस जॉब अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने कैसे रहना है, कैसे इस लेंथी सिलेबस को आपने मेमोराइज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मेरी कोशिश है। दैट्स वाई आई हैव कम फॉरवर्ड टू एड्रेस दीज ऑल योर कंसर्न्स कि आप लोग जो मुझे पूछते रहें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये वीडियो आपने सारी देख ली, ठीक है, तो आपके अंदर एक नया जज्बा आएगा और आपको लगेगा कि आप डॉक्टर बन रहे हैं इंशाल्लाह। और फिर आपको अपनी वर्थ का भी जो है वो भी इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से ये एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करके किस तरह से आगे कम्पिटेंट बनना है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को जो है वो किर्गिस्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। और खुश आमदीद इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो है वो हमारे स्टूडेंट्स अभी इस वक्त पाकिस्तान से अभी यहाँ पे आए हैं। और ये नहीं है कि उनके मार्क्स कम हैं, उनके जो ग्रेड्स कम हैं। मैंने देखा है कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की है उनके नंबर जो हैं वो 85-90% तक हैं। तो ये चीज़ मुझे ये ज़ाहिर करती है कि किस तरह आप लोगों के अंदर एक पैशन है कि आपका एक कैसा ख्वाब था कि आप मेडिकल कॉलेज में जाएं, डॉक्टर बने, और उसके बाद जो आपके पेरेंट्स के ख्वाब हैं फिर आप लोग डॉक्टर बन के अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकें। तो मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है आप लोगों को देख के। और रियली मैं आप लोगों को इसलिए जो है वो दिल से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके जज्बे को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि किस तरह से आप लोग घर से दूर आए हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आप लोग फेस करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अभी स्टिल यू आर वेरी एक्टिव एंड आप लोग एनर्जेटिक हैं और अपने मिशन पे फोकस किए हैं। तो रियली आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद अब जो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से आप लोगों ने ये जो लेंथी सिलेबस है इसको कैसे कंप्लीट करना है, 5 साल यहाँ पे कैसे गुजारने हैं, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना है, मेडिकल जो सब्जेक्ट्स है उसको कैसे फोकस करोगे, कैसे इन चीज़ों को मेमोराइज़ करोगे। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आप लोग नेचर ने आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया है इस प्रोफेशन में। मैं क्यों ये कहता हूँ कि आपको नेचर ने टिपिकली सिलेक्ट किया है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे और भी आपके दोस्त थे जो उनका भी ये ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने। शायद वो जो है फाइनेंशियली या इंटेलेक्चुअली आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज आप लोगों के साथ नहीं है, वो किसी और प्रोफेशन में चले गए। तो मेरा ये मानना है कि जब हम लोग इस मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं तो ये हमें नेचर इसलिए सिलेक्ट करती है कि आप लोग डॉक्टर बन के उसके बाद जो नेचर का बेस्ट क्रिएशन है विच आर वी पीपल आर ह्यूमन बीइंग, आप उसको अच्छे तरीके से सर्व कर सको। अब नेचर की जो बेस्ट क्रिएशन है ह्यूमन बीइंग, उसको आप लोग कैसे सर्व कर सकते हो? आप तभी सर्व कर सकोगे जब आपके पास एक अच्छा जो है बेसिक और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, आप कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, आप हर तरह के जो है वो क्लिनिकल मेथड्स उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने पेशेंट को हर एक डिजीज़ के बारे में डिजीज़ एजुकेट कर सकते हैं, उसको काउंसल कर सकते हैं, उसको रिस्क फैक्टर बता सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस एज में अगर आपने सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ख्याल रखना। दैट यू हैव टू बी परफेक्ट इन बेसिक एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट नॉलेज, यू हैव टू बी परफेक्ट इन एथिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको यू हैव टू बी एबल टू परफॉर्म ऑल एमरजेंसी प्रोसीजर्स। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने लेट्स सपोज एक पेशेंट आपके पास आता है तो आपने अपने पेशेंट को पूरा काउंसल करना होता है। कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं क्यों अपने स्टूडेंट्स को ये इंसिस्ट करता रहता हूँ कि आपने बाकी लोगों से थोड़ा हट के डॉक्टर बनना है। उसकी मैं मिसाल भी आपको देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आप अभी अपने क्लिनिक में बैठे हुए हैं, आपके पास एक डायबिटीज़ का पेशेंट आ गया है, ठीक है, आपने उसको डायग्नोज किया है, उसकी हिस्ट्री से उसको डायग्नोज किया है कि वो अपना डायबिटीज़ का पेशेंट है। अब आपको पता है डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है हमारे कंट्री में। तो डायबिटीज़ की वजह से आप लोगों को पता है कितने लोग जो है वो बेचारे डिसेबल हो जाते हैं, टांग काट जाती है, ठीक है, तो बेचारे उनका रोज़गार भी नहीं रहता। तो इसलिए अगर एक डायबिटीज़ का पेशेंट है,
आप उसको ये नहीं है कि सिर्फ आपने उसको डायग्नोज किया है कि एक दो इन्वेस्टिगेशन करवा के उसको आपने मेडिसिन लिख के उसको भेज दिया। अब हमारे पास चूँकि आपको पता ही है कि जो हमारे कंट्री में लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 30-35% है। जब तक आप अपने पेशेंट को पूरा डिजीज़ एजुकेट नहीं करेंगे, पेशेंट उस तरह से केयर नहीं करेगा। आपने अगर अपने पेशेंट को डायबिटीज़ डायग्नोज करते साथ ही अगर उसको आपने 10-5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए कि भाई देखें ये डायबिटीज़ जो है ये कैसे होता है, आपने इसको कंट्रोल कैसे करना है, आपको डाइट कंट्रोल करना होगा, आपको साथ एक्सरसाइज करना होगा। सिर्फ ये जो मेडिसिन है ये आपका जो ब्लड ग्लूकोज उसको लो नहीं करेगा। अगर आप लोग जो है वो आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल रहेगा, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा ले रहे हो, शुगर को ज़्यादा, मीठी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो ये मेडिसिन आपको हेल्प नहीं करेगा। तो अगर आप उसको साथ कॉम्प्लिकेशंस का कोई पिक्चर भी दिखा दोगे या उसको सर्जिकल वार्ड में साथ ले जाओगे कि देखो ये जो आज सर्जिकल वार्ड में पेशेंट बेचारे लेटे हुए हैं, जिनमें आज किसी की टांग कटी हुई है, ये भी कल 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले हमारे पास ओपीडी में आए थे। हमने इनको इसी तरह काउंसल किया था कि आपको डायबिटीज़ है, अगर आप केयर नहीं करोगे, अगर आप डाइट नहीं करोगे, अगर आप रेगुलर जो है वो एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर रेगुलर आप अपना ब्लड शुगर मॉनिटर नहीं करोगे, अपने ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं करोगे, तो एक दिन आपकी भी ये इसी तरह टांग जा सकती है। तो अगर आप उसको इस तरह एक पूरा सिनेरियो दे देंगे, आप उसको काउंसल कर देंगे, आप डिजीज एजुकेट कर देंगे, तो इसी तरह से आप पेशेंट को क्या कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो कि वो पेशेंट जो है अपने आप को बचाए। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ, until unless you are not going to educate your community about diseases, जब तक आप अपनी कम्युनिटी को एजुकेट नहीं करेंगे, दैट हाउ यू आर गोइंग टू एरेडिकेट द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम योर सोसाइटी। दिस फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट इज नेवर गोइंग टू एरेडिकेट डिजीज फ्रॉम योर कम्युनिटी। ये चीज़ आप लोग याद रख लें कि जब तक आप डिजीज़ एजुकेट नहीं करेंगे, डिजीज़ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेशेंट को रिस्क फैक्टर नहीं बताएंगे, जब उसकी प्रिवेंशंस नहीं बताएंगे, जब उसकी एहतियाती तदाबीर नहीं बताएंगे, जब आप पेशेंट को सही तरह से उस डिजीज़ का एक जो है वो पूरा थीम नहीं समझा देंगे, उसके कॉम्प्लिकेशन, उसकी पेचीदगियों का एक थीम नहीं समझा देंगे। तो डायबिटीज़ को मैंने इसलिए पिक किया है बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज इन आवर कंट्री एंड स्पेशली इन यंग पीपल, कि हमारे जो यंग जनरेशन है सिर्फ उसमें जो है एक्टिव लाइफस्टाइल, ओबेसिटी और ओवर यूजिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी वजह से हमारी यंग जनरेशन जो है वो मोस्टली डायबिटीज़ का शिकार है। और ये डायबिटीज़ जो है ये इट कॉम्प्लिकेट ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू ऑफ योर बॉडी। तो अगर आप लोग अपनी कम्युनिटी को एजुकेशन नहीं दोगे, डिजीज एजुकेशन नहीं दोगे, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं बताओगे, इट्स मीन जस्ट you are writing 3-4 medicines and you are promoting the business of pharmaceutical companies. You are not sincere with your people and you are not going to eradicate the disease from your country. So आप लोगों को ऐसा डॉक्टर बनना है कि जो अपनी कम्युनिटी से डिजीज को कम करे, जो लोगों की एज है उसका नंबर इंक्रीज कर सके, ठीक है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको डिक्रीज कर सके। दिस इज वेरी अलार्मिंग दैट and I am feeling very sad to inform you people that maternal mortality rate in our country and infant mortality rate is also highest among other countries of subcontinent in our country. तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आपने एक ऐसा डॉक्टर बनना है कि आप अपनी कम्युनिटी को डिजीज़ एजुकेट कर सको और अपनी कम्युनिटी से मैल न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और उसके बाद खासतौर पे ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, ठीक है, स्कैबीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, कि इन डिजीज़ को आप लोग अपनी कम्युनिटी से एराडिकेट कर सको। तो ये तब भी करोगे जब आप डिजीज़ एजुकेट करोगे, जब आप अपने लोगों को समझाओगे, जब आप अपने लोगों को आप काउंसल करोगे अच्छे तरीके से। तो आपने एक ऐसा डॉक्टर बनना है जो कम्युनिटी से डिजीज़ को एराडिकेट करेगा, ना कि सिर्फ मेडिसिन लिख के फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो है वो बिजनेस प्रमोट करेगा। रिमेंबर प्लीज़, फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट हैविंग लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आल्सो, इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज नेवर अ मेन स्टे ट्रीटमेंट और यू कैन से दिस इज नेवर अ वे टू एराडिकेट द डिजीज़ फ्रॉम योर कम्युनिटी। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। उसके बाद एक चीज़ आती है कि आपने ये जो इतना बड़ा सिलेबस है इसको आपने कैसे कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपने तकरीबन 70-75 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं किर्गिस्तान में, लेकिन इसमें से आपके जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ 25-30 सब्जेक्ट्स हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले तो सिलेबस होना चाहिए पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का, MCI का सिलेबस होना चाहिए। उसमें से फिर आपने मार्किंग करनी होती हैं कि लेट्स सपोज आप अनाटमी से स्टार्ट करते हैं। अनाटमी में
आपने कौन से 5 स्टार टॉपिक्स हैं कि वो पहले आपने कंप्लीट करने हैं। कि अनाटमी आप लोगों को पता है दैट दिस इज द स्टडी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ये एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। आपने 3-4 सेमेस्टर अनाटमी पढ़ना होता है। अब इस 3-4 सेमेस्टर में आप पूरी अनाटमी, अगर आप लोग कहोगे कि जो नेचर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप यू हैव टू एक्सप्लोर योर ओन बॉडी। कितना अच्छी चीज़ है कि आपको एक नेचर ने जो बॉडी दी, आप उसके बारे में आप लोग अभी पढ़ना जा रहे हो, अपने बारे में पढ़ना जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो कि इस बॉडी को आप इस 1.5 साल में पूरा कंप्लीट कर पाओगे तो पॉसिबल ही है, लेकिन आपने आपके एग्जाम के लिए सिर्फ क्या प्रिपेयर करना है, द रीजन्स ऑफ द बॉडी विच आर कॉमनली यूज्ड इन द क्लिनिकल लाइफ, दैट what is the cubital fossa, this is commonly used region for the IV canalization. Then regions of the body which are commonly used in the operative field, जो ऑपरेशन थिएटर में ज़्यादा यूज होते हैं, like regions of the abdomen, like right iliac fossa is used in the appendectomy, this right hypochondrium for the cholecystectomy, then inguinal hernias are very common in your country, thyroidectomy is very common in your country, and common dislocations, common fractures. अब ये चीज़ें जो है ये 5 स्टार्स हैं, आपने ये टॉपिक मार्क कर लिया एनाटॉमी के, दीज आर द 5 स्टार रीजन्स ऑफ द बॉडी। ये हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज होते हैं, ये जो है सर्जिकल फील्ड में ज़्यादा यूज होंगे, इनके फ्रैक्चर्स हमारे पास कॉमन आएंगे, इनकी इन जॉइंट्स की डिसलोकेशंस कॉमन आ जाएंगी। तो ये 5 स्टार जब आपने एनाटॉमी के कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस करोगे, इनको बार बार रिवाइज करोगे, मेमोराइज करोगे, नोट्स बनाओगे, टेस्ट सेशंस में अपीयर हो जाओगे, तो फिर आप लोग आसानी से आप लोग इतना बड़ा सिलेबस जो है उसको आप लोग कंसाइज करके, तो आप लोग स्मार्टली जो है एग्जाम में इसको आप लोग एनाटॉमी के सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो यही तरीका आप लोगों ने रखना है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। लाइक बायोकेमिस्ट्री में यू हैव टू फोकस मोर ऑन द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। देन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इनके बारे में आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो जब मेडिसिन अलाइड में जाओगे उसमें से आपने क्या करना है कि कम्युनिकेबल जो कॉमन डिजीज हैं उनको आप लोग ज़्यादा फोकस करोगे, एंड स्पेशली द डिजीजेज विच आर कॉमन इन योर कंट्री, ठीक है, आपने उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो नॉन कम्युनिकेबल में, उसमें भी आपने क्या करना है कि वो डिजीज लाइक हाइपरटेंशन है, लाइक स्ट्रोक है, उसके बाद डायबिटीज़ है, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने क्या करना है, इनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। सर्जरी में चले जाओ कि जो कॉमन सर्जरीज हैं आपके कंट्री में कि अपेंडेक्टमी इज़ वेरी कॉमन, थायराइडेक्टमी इज़ वेरी कॉमन, कोलिसिस्टेक्टमी इज़ वेरी कॉमन, इंगुइनल हर्नियाज का जो वो बहुत कॉमन केसेस आते हैं। तो आपने ये जो टॉपिक्स हैं ये 5 स्टार सारे आ जाएंगे, ठीक है। पेंक्रियाटाइटिस जो है वो बहुत कॉमन है। तो अब ये चीज़ें आपने 5 स्टार मार्क करके आपने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। आप लोग पूरे सिलेबस में से कभी भी सारी चीज़ें मेमोराइज नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम जो होता है, जो भी लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, उसमें से ज़्यादा चीज़ें वो पूछी जाती हैं जो कि आपकी क्लिनिकल लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना। जो आपकी सोसाइटी में, आपकी स्टेट में जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा होती हैं, उन्हीं में से आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जब इस चीज़ का जो है वो पता चल जाएगा कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी फॉर योर लाइसेंसिंग एग्जाम, तो आप किसी भी कंट्री का एग्जाम पास कर सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी? जब आप किसी मेंटर को फॉलो कर रहे हो, जब आपके पास कोई गुरु है, जब आपके पास कोई उस्ताद है, ठीक है, तो जब आपके अंदर एक खुद जो है वो जज्बा क्रिएट हो जाएगा कि हमने ये चीज़ें सीखनी है, और आप जब ढूंढोगे अपने इर्द गिर्द राइट लेफ्ट, तो आपको सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना। हमारे पास 2 फरिश्ते होते हैं ना, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो है वो गलतियां करते रहते हैं, खता करते रहते हैं, कोताहियां करते रहते हैं। लेकिन जब आपको 2 हाईली क्वालिफाइड बंदे भी, मैं स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूं कि आपके कंधों पे बैठा दिए जाएं, लेकिन जब आप खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए, जब आप खुद ही नहीं कुछ करना चाहते, तो कोई भी आपको नहीं सिखाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो कंफर्ट जोन से निकलना सीखो, ठीक है। आप अपने अंदर एक विल, एक जज्बा पैदा करो कि हमने सीखना है, हमने पढ़ना है, हमने आगे निकलना है, हमें दूसरे लोगों से डिफरेंट डॉक्टर बनना है, क्योंकि वी हैव टू मेक फ्री और कम्युनिटी डिजीज फ्री, ठीक है ना। कि यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू इंक्रीज द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। आपने अपनी कम्युनिटी से क्या करना है, लोगों का एज नंबर जो है इंक्रीज करना है, डिजीज को जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल है उनको आपने डिजीज फ्री करना है अपनी कम्युनिटी को। जब ये जज्बा होगा, जब आप सीखना चाहोगे, आपको सिखाने वाले लोग मिलेंगे, तो बहुत सारे लोग आप लोगों को सिखाने के लिए मिल जाएंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाते हो, तो एक जो डेफिसिट हमारा यहाँ पे रहता है वो ये है कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो डिजीज़ हैं उस तरह से कम्युनिकेबल नहीं है जिस तरह हमारे कम्युनिटी में जो है टाइफाइड है, मलेरिया, डेंगू है। तो यहाँ पे आप लोग ज़्यादातर देखोगे कि लीवर डिजीज़ देख लोगे, हाइपरटेंशन देख लोगे, डायबिटीज़ भी देख लोगे। तो इस तरह की डिजीज़ यहाँ पे कॉमन है। अब हमारे कंट्री में जब आप लोग जाते हो उस जॉब के लिए,
तो वहाँ पे आप लोग दूसरे डिसऑर्डर्स देखते हो, लाइक मैंने जो आपको बताया जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इन डिजीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और जब आप लोग सालाना आपको 2-2 3-3 महीने छुट्टियाँ होती हैं, तो उनमें से आपने 1 महीना निकाल के प्लीज़ आप लोग वहाँ अपने हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे 1 महीना सर्व करें। जब वहाँ पे आप लोग चले जाएंगे 1 महीना 1.5 महीना, वहाँ पे सिस्टम को आप लोग ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पेशेंट के साथ आप लोग एक्सपोजर करोगे, ठीक है। तो जब ये 3-4 साल ये एक्सरसाइज करते रहोगे तो उस जॉब से पहले आप लोगों का एक हाउस जॉब हो जाएगा। जिस हॉस्पिटल में जाओगे कोशिश करो जिस हॉस्पिटल में जाके आपने हाउस जॉब करना है उसी हॉस्पिटल में जाओ, ताकि 4-5 साल से आप लोगों को वहाँ पे आप लोगों का एक सिग्नेचर हो जाए, आप लोगों को वहाँ पे लोग जानना शुरू हो जाएं। और उसके बाद वो लोग खुद आपका वेट करेंगे, डॉक्टर साहब बाहर पढ़ रहे हैं और ये इंशाल्लाह 3-4 साल बाद हमारे पास वापस आएंगे और यहाँ पे हमारी कम्युनिटी को सर्व करेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है जो डेफिसिट थोड़ा सा रहता है वो भी आप लोग कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है, ताकि उस जॉब में आप पूरा प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रैक्टिकल चीज़ों से, वो चीज़ें तब तक नहीं आएंगी जब तक आप अपने आप को उस सिस्टम में एक्सपोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री लेना सीखो जाके, यहाँ पे भी हम आप लोगों को सिखाते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे भी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। लेकिन वो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो खास तौर पे यहाँ पे नहीं हमारे कंट्री में ज़्यादा हैं, वो पेशेंट्स आप लोग जाके देखो। आप लोगों को 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, तो लेट्स सपोज अगर आप लोग 5 सालों में 6 सालों में 2-2 महीने भी जाके हॉस्पिटल्स में लगाते हो, तो ये हाउस जॉब से पहले आप लोगों का एक हाउस जॉब हो जाएगा। आपको लोग जानना शुरू कर लेंगे, वहाँ पे आप लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे वहाँ पे काम करने के लिए, आप लोगों को फेमिलियर एनवायरनमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते, छुट्टियाँ वेस्ट कर देते हो, यहाँ पे भी उस तरह से मेहनत नहीं करते, तो आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। ये 3-4-5 साल जो है वो आप लोग यहाँ पे अगर स्ट्रगल करोगे, हार्ड वर्क करोगे, मैं देखता भी रहता हूँ खासतौर पे सर्दियों में जब आप लोग -20-25 में आ रहे होते हो 8:30 बजे क्लास लेने के लिए, तो मुझे जो है वो बहुत मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ये आप लोग जाओगे और किस डिफ़िकल्ट फेस से आप लोग गुजर के जा रहे हो, और ये चीज़ आप लोगों को मजबूत बनाती है। ये जो सराउंडिंग्स में आप लोग डिफ़िकल्टीज देखते हो ना, ये जो डिफ़िकल्ट टाइम यहाँ से गुजार के देते हो, ये आप लोगों को जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट बना देता है, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 साल आप लोग यहाँ पे वेस्ट कर दोगे, ये चीज़ याद रखें। अभी आप लोगों को हर तरह का सपोर्ट मिल रहा है कि आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, मॉरल सपोर्ट भी मिल रहा है, सोशल सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर अभी यहाँ पे इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे और डिग्री के बाद चले जाओगे, वहाँ पे आप लोगों के PMDC के एग्ज़ाम होंगे, MCI के एग्ज़ाम होंगे। अब वहाँ पे आप लोगों को ये तीनों सपोर्ट्स नहीं मिलेंगी, ना फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा, आपके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स ऑलरेडी आपके ऊपर जो आपकी फैमिली का तकरीबन 30-40% आप लोग बाकी फैमिली मेंबर्स का जो बजट कट ऑफ करके यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ ना भूलें आप लोग प्लीज़, ठीक है। तो डिग्री के बाद वो अफोर्ड नहीं करेंगे कि आप लोग 3-4 साल वहाँ पे बैठ के PMDC करें, ना आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा, ना सोशल सपोर्ट रहेगा, ना मॉरल सपोर्ट रहेगा। तो फिर क्या होता है कि जो अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ना, लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, बंदा डिप्रेशन एंग्जाइटी में चला जाता है, ठीक है। तो बंदा परेशान होता है, क्या करे, अब कोई ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है ना। तो इसलिए आपने अभी से अपना एक पैटर्न सेट करना है। यहाँ पे आप लोग स्ट्रगल करेंगे, जो मेहनत करेंगे, ये 4-5 साल जो आप अच्छे तरीके से गुजार लेंगे, पूरा एक टाइम टेबल लेके चलेंगे, स्टडी के साथ अपनी जो है फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे, फिटनेस के ऊपर भी तवज्जो देंगे, मेंटली भी आप स्ट्रांग होंगे, फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे, तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आगे 5 साल के बाद पढ़ना तो आपने है, सारी ज़िंदगी इस प्रोफेशन में आपने पढ़ना। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब आप मेडिकल प्रोफेशन में अपना नॉलेज अपडेट करना छोड़ देते हो तो आप लोग प्रोफेशनली डेड हो जाते हो, ठीक है ना। पढ़ना आपने सारी ज़िंदगी है, मेहनत सारी ज़िंदगी करना है, आपको मेडिकल प्रोफेशन में सारी ज़िंदगी एग्ज़ाम देना होंगे। लेकिन क्या है, जब आप 5 साल के बाद एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि उसके बाद आप अपनी जो फैमिली मेम्बर्स है बाकी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हो। उनके जो ख्वाब है आपके बहन भाई होंगे, ठीक है, उनके भी आप पूरे कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी ला सकते हो, ठीक है ना। और क्या कर सकते हो उसके बाद, आप उसके बाद इस काबिल होते हो अपने पाँव पे खड़े होकर कि अपना मुस्तकबिल खुद लिख सकते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने किधर जाना है, तो आपको डायरेक्शंस मिल जाती है, आपके पास मल्टीपल गेट ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये चीज़ें ना आप लोग इसको अवेल करोगे, तीनों सपोर्ट, फाइनेंशियल, सोशल एंड मॉरल सपोर्ट, इसको अगर 5 साल यहाँ पे मिलते हुए भी आप लोग इसको यूटिलाइज नहीं करोगे, प्रोडक्टिव नहीं बनाओगे, तो आगे आप लोगों को बजाय आसानी के आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोग इस फेज़ में जाएं, क्योंकि आप लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप सब लोग जाके सक्सेसफुल हो जाएंगे। और उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि देखें, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि हम लोग घर से दूर हैं,
ठीक है ना। अब हम लोग घर से दूर हैं और ये आप लोगों के पेरेंट्स का एक बहुत ब्रेव डिसीजन है कि आप लोगों को उन्होंने अपने घर से दूर, अपने कंट्री से दूर भेजा है अपने आपके एक मिशन के लिए। आपको वो कभी ये चीज़ नहीं रियलाइज़ करवाएंगे डिग्री के बाद कि ओके जो हमने व्हाट वी हैव इन्वेस्टेड 5-6 मिलियन रुपीज़ इन दिस 5-6 ईयर्स नाउ रिटर्न बैक, वो कभी नहीं कहेंगे। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल हो जाए रोशन, ठीक है, आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाए और आप फिर अपनी कम्युनिटी के लोगों को सर्व कर सको। वो सिर्फ ये चाहेंगे। वो कभी आपसे फाइनेंशियल जो है वो डिमांड ही नहीं करेंगे कि आप हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हुआ वो कभी वापस करें। तो आप ये एक इमोशंस का रिश्ता है, ठीक है। रोज़ आप लोगों के लिए वो प्रेयर्स करते हैं, आप लोग उनको दुआओं में याद रखते हो, घर से दूर हो, फिर भी हमें एक चीज़ जो है वो कनेक्ट किए हुए अपने पेरेंट्स के साथ, वो ये है प्रेयर्स का रिश्ता और इमोशंस का रिश्ता। जो लोग अपने पेरेंट्स के इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, जो उनकी प्रेज की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ वो लोग हमेशा जो है वो कामयाब होते हैं। तो अपने पेरेंट्स के इमोशंस को आपने हर्ट नहीं करना प्लीज़। और अगेन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी फैमिली ने, आपको पता है हम लोग मोस्टली जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो यहाँ पे आते हैं, आप लोग अपनी फैमिली का तकरीबन 30-40% बजट कट ऑफ करके यहाँ पे बैठे हो। तो अगर आप लोग उनको कल पे बैक नहीं करोगे अच्छे तरीके से, तो शायद आपके जो दूसरे बहन भाई हैं वो सोचते कि अगर ये 5-6 मिलियन रुपीज़ हमारे ऊपर इन्वेस्ट होता तो शायद हम आप लोगों से आगे निकल जाते। तो कभी आप लोगों ने उन्हें इस ये फील नहीं करवाना। आप लोगों ने कामयाब होना है और फिर इसके बाद उनके जो ड्रीम्स हैं आपने उनको पूरा करना है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी फैमिली का और अपने कंट्री का अच्छा एम्बेसडर होना है। आप फैमिली और कंट्री का कैसे आप लोग एक अच्छा एम्बेसडर बन सकते हो, जब आप यहाँ पे आपका एक अच्छा लर्निंग एटीट्यूड है, जब आप एजुकेशन अपनी स्टडीज़ में अच्छे हो, जब आप दूसरे कंट्री के जो आप लोगों के कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप लोगों का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, जब आपकी पर्सनैलिटी से ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि वाकई आप बहुत मेहनती हो। वरना सिर्फ एक फ्लैग उठा के कि मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा उठा के घूमता रहा हूँ जी, ठीक है, मैं अच्छे तरीके से अपना जश्न आज़ादी भी मना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे भी झंडा लगाया हुआ है, लेकिन मेरे काम ऐसे नहीं है, मेरी एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरे पड़ोसी मुझसे तंग हैं, मैं क्लास में जाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स मुझसे तंग हैं, मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ मेरे मेट्स मुझसे तंग हैं, मेरे जो बाकी कोलीग्स हैं बाकी कंट्रीज़ के वो मुझसे तंग हैं, और जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ उसकी हाइजीनिक कंडीशन ऐसी है कि जो ओनर है बेचारा वो 1 महीने बाद मुझे कहता है कि भाई आप लोग यहाँ से निकल जो, चूँकि आप लोग अच्छे नहीं रहते। तो आप लोग खुद सोचो, इस तरह से आप लोग अपनी फैमिली का अच्छा एम्बेसडर और अपने कंट्री का अच्छा एम्बेसडर बन सकते हो? कभी नहीं। आपको अगर आप लोगों ने अच्छा एम्बेसडर बनना है तो आपको प्रैक्टिकली अच्छा एम्बेसडर बनना होगा। तो मेक श्योर दैट यू आर गुड इन योर स्टडीज़, यू आर गुड इन योर हाइजीन, आपके पास इतना सफिशिएंट नॉलेज है और आपका इतना लर्निंग एटीट्यूड है दैट यस यू मेक देम रियलाइज दैट यू आर एम्बेसडर ऑफ सिविलाइज्ड कंट्री एंड यू आर अ मेंबर ऑफ सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड फैमिली। तो ये चीज़ याद रखें, अपनी फैमिली का 50-60 लाख रुपए ज़ाया करके उनका नाम ना ख़राब करें यहाँ पे प्लीज़। अपने पेरेंट्स का जो इमोशंस है उनका रिस्पेक्ट करें। तो मेंटर्स की तलाश करें, अपने इर्द गिर्द जो सिखाने वाले लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, आपको लोग सिखाएंगे। और जब आपके अंदर एक लगन हो जाएगा, जब आपके अंदर एक जज्बा हो जाएगा, तो आप लोग इजीली जो है वो जो सिखाने वाले लोग हैं उनको आप लोग फॉलो करोगे, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करते रहोगे। अब ये इतनी चीज़ें आप लोग मेमोराइज कैसे करोगे, एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, तो वो ये है कि आपने हमेशा सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक्स को रीड करना होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये इंसिस्ट करता हूँ कि प्लीज़ फॉलो द टेक्स्ट बुक्स, कि हमेशा टेक्स्ट बुक को पहले जो है फोकस करें। आप लोग जो इंटरनेट और बाकी जो सोर्सेज हैं आपकी स्टडी के उनको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो 70-80% आपका फोकस होना चाहिए वो टेक्स्ट बुक्स को। अब टेक्स्ट बुक्स को मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, लेट्स सपोज कि ये एक टेक्स्ट बुक का पेज है, आज आप लोग क्या स्टडी कर रहे हो कि आप लोग विटामिन ए के बारे में स्टडी कर रहे हो, ये फ्रेश पेज था, ठीक है ना। तो आपने जब विटामिन ए को पढ़ना शुरू किया, आपने जो फ्रेश पेज था उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दिया। आप ये चीज़ें जो आप लोग रीड करते हो उसको अंडरलाइन करते हो, आप ये जो चीज़ें हैं आपके डायरेक्ट माइंड में इम्प्रिंट होती हैं।
अब ये जो टॉपिक आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद आपने एक बार रिवाइज किया, नोट्स में ऐड कर दिया जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब 4-5 साल के बाद जब आप लोग इसको दोबारा जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे, जब खोलोगे दोबारा ओपन करोगे अपनी टेक्स्ट बुक को दोबारा एक नए जज्बे के साथ, तो देखोगे ओके ये तो टेक्स्ट बुक वाकई मैंने 3-4 साल पहले पढ़ी थी, और साथ डेट भी लिखा करें प्लीज़, ठीक है, अंडरलाइन, ओके ये तो मेरे हाथों ने किया हुआ है। तो क्या है कि वो डीप मेमोरी से इजीली आपकी सुपरफिशियल मेमोरी में चली आ जाए, आपके ब्रेन के अंदर सारी चीज़ें जो है वो सेव होती हैं, ठीक है। तो फौरी आप लोग रिकॉल कर लोगे। अब वो टॉपिक जो फर्स्ट टाइम आपने 20-25 मिनट में तैयार किया था, वो सिर्फ 3-4 मिनट में आपने रिवाइज कर लिया, सुपरफिशियल मेमोरी में आ गया। और साथ आपने क्या किया हुआ था कि जैसे ही आपने अपर लिम्ब लेट्स सपोज कंप्लीट किया हुआ अनाटमी का, ठीक है, कि फर्स्ट यू हैव कंप्लीटेड द बोन्स, उसके बाद आपने क्या कंप्लीट किया था कि आपने जो जॉइंट्स कंप्लीट किए थे, मसल्स, उसके बाद ब्लड सप्लाई, वेनस नर्व सप्लाई। अब आपने उसके 30-35 MCQs भी हल किए हुए थे, टेस्ट सेशन दिया हुआ था। अब एग्जाम से पहले तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग ये इतना बड़ा सिलेबस इसको रिवाइज करोगे, क्योंकि जब एग्जाम की डेट आती है तब आप नर्वस होते हैं कि व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, कोई समझ नहीं आती, तोते उड़े होते हैं दूसरे लफ्जों में। तब आपको क्या चीज़ हेल्प करेगी? आपकी प्रैक्टिस, आपके नोट्स, आपके टेस्ट सेशंस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो आपने टेस्ट सेशंस दिए हुए थे बार बार, अब हर एक टेस्ट सेशन का आपने फाइल सेव रखना है कि लेट्स सपोज आप एग्जाम से पहले जा रहे हो, 3 दिन के बाद आपका एग्जाम है। आज आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने एक टेस्ट सेशंस का फाइल निकाल लेना है, दैट दिस इज द फाइल ऑफ अनाटमी टेस्ट सेशन, ठीक है ना। अब अनाटमी अगर आप लोग उस तरह से पढ़ना शुरू करोगे, आपको 1 महीना लगेगा पूरा कंप्लीट करते हुए, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ शॉर्टकट। टेस्ट सेशन थे ना आपके अनाटमी के, आपके सिर्फ 5 टेस्ट सेशन थे। लेट्स सपोज अपर लिम्ब का, लोअर लिम्ब का, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक, क्रेनियन ऑफ बैक। अब इनका आपके पास सिर्फ 300 से 400 MCQs है। आपने अपर लिम्ब उठा लिया, एग्जाम को 3 दिन रहते हैं, वो क्या अपर लिम्ब के MCQs रीड हो गए, साइड पे कर दिया। अब अपर लिम्ब का, लोअर लिम्ब कंप्लीट करने का, लोअर लिम्ब आपने उठा लिया, फिर थोरैक्स, एब्डोमेन। तो इस तरह से आपने पूरी एनाटॉमी को रिवाइज कर लिया, आपकी MCQs की प्रैक्टिस भी होगी। इसी तरह से आपने दूसरे सब्जेक्ट की टेस्ट सेशंस की फाइल उठा ली। तो ये चीज़ें आपने इस तरह से इंडेक्स बना के, जो टेस्ट सेशंस हैं फाइल्स बना के आप लोग अपने पास जब सेव रखते हो, तो आप लोगों को ये चीज़ें प्रैक्टिकली आगे जाके हेल्प करती हैं ये। और जब आप लोग नोट्स बनाते हो, टेक्स्ट बुक्स को पढ़ते हो, बार बार उसको डिस्कस करते हो, तो चीज़ें आप लोग इजीली मेमोराइज भी कर सकते हो। तो जहाँ पे आप लोग रहते हैं, आप लोग दोस्तों के साथ रहते हैं, एक तो जो भी टॉपिक प्रिपेयर करते हो दोस्तों के साथ फिर क्लास डिस्कशन करो, 3-4 लोग बैठ जाओ, डिस्कस करो, तो आप लोगों का जो 5-6 जो दिमाग है उनका नॉलेज भी शेयर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करो, एक दूसरे का फिजिकल एग्जामिनेशन भी करो। ओके, एक दिन रेस्पिरेटरी सिस्टम को उठा लो, उसका आप लोग जो है वो इंस्पेक्शन से स्टार्ट करो, पल्पेशन करो, परकशन करो, अस्कल्टेशन करो, फिर CVS कर लो, ताकि ये सारी प्रैक्टिस भी होती रहे। मैं आप लोगों को फिर इंसिस्ट करूंगा कि जब तक आप लोग प्लीज़ ये सारे जो है वो हिस्ट्री लेना नहीं सीखोगे पेशेंट की, कि कंप्लीट हिस्ट्री के आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स कैसे लिखनी है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में क्या लिखोगे, पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में क्या लिखोगे, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ट्रैवलिंग हिस्ट्री, एलर्जिक हिस्ट्री, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन पूरे सिस्टम्स का कैसे करोगे, उसके बाद उस सिस्टम के ऊपर कैसे फोकस करोगे। कि लेट्स सपोज अस्थमा का पेशेंट था, अब आपने सारी हिस्ट्री ले ली, लेकिन ज़्यादा फोकस किसका होगा, जिस सिस्टम का डिसऑर्डर है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको फोकस ज़्यादा फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर करना होगा। तो ये सारी चीज़ें करने से आएंगी। जब आप हिस्ट्री लेना सीख जाओगे तब आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपने एक पेशेंट का प्रोविजनल डायग्नोज कैसे करना है। तो हिस्ट्री लेने के लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब जितनी ज़्यादा हिस्ट्रीज लोगे, आप लोगों ने हौसला में भी यही करना है, एक पेशेंट का 10-10 पेजेस का आपने हिस्ट्री लेना होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें अभी से नहीं करोगे तो बाद में आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। अगर आप लोग हाउस जॉब में जा रहे हो PMDC पास करके, लेकिन आपको हिस्ट्री लेना नहीं आता, आपको एग्जामिनेशन करना नहीं आता, तो आपको वहाँ पे फर्स्ट डे आपके जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपको देख लेंगे कि इसने तो कुछ नहीं सीखा। तो आप लोग तो बहुत जोश में होंगे दैट जस्ट वी हैव डन विद PMDC एंड MCI, बट यू आर अनएबल टू कंडक्ट द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड टेक द हिस्ट्रीज ऑफ द पेशेंट। तो आपको उस तरह से कोई सिखाएगा ही नहीं। लेकिन जब आपने PMDC पास कर लिया है, जो आपने पेशेंट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, हिस्ट्री ले रहे हो, एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो अब आपको लोग सिखाएंगे। तो जितनी ज़्यादा हिस्ट्रीज लोगे उसके बाद आप लोग क्या करोगे, बहुत हर एक पेशेंट के साथ आप अपना बार बार एक्सपोजर कर रहे हो। तो जब अपनी क्लिनिकल लाइफ में जाते हो तब इतना टाइम नहीं होता आपका अपने क्लिनिक में कि आप एक पेशेंट से जो है वो 1-1 घंटा 30-30 मिनट की हिस्ट्री लोगे। लेकिन चूंकि आपने बहुत ज़्यादा हिस्ट्रीज ली हुई थी, आपकी इतनी प्रैक्टिस थी, तो पेशेंट आया ही है, उसका क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन थी वही आपने सारा 3-4 मिनट उससे टिपिकल क्वेश्चंस किए, तो उसके बाद आपने एक प्रोविजनल डायग्नोज लगा लिया।
तो उसको कंफर्म करने के लिए आपने 1-2 इन्वेस्टिगेशन करवा ली। लेकिन जब आपके पास नॉलेज नहीं है, जब आपका पेशेंट का साथ एक्सपोजर नहीं हुआ, जब आपने पेशेंट की एग्जामिनेशन नहीं की, हिस्ट्रीज नहीं ली, तो उसके बाद आपके पास पेशेंट आ गया, तो आपने सिर्फ क्या करना है, उसकी सिम्टम्स को किल करना है। आपने कोई भी क्लिनिकली अपने माइंड में जो आप प्रोविजनल डायग्नोस फिक्स नहीं किया, तो फिर आप लोग क्या करोगे, पेशेंट को आपने इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर डालना, ये भी करा लो, ये भी हो सकता है। तो पेशेंट तो ऑलरेडी बेचारा फाइनेंशियल, हमारी सिचुएशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो आपने मे भी पेशेंट को जो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस करवाते हुए जो रेडिएशन का ज़्यादा एक्सपोजर करवाया, पेशेंट को अब कैंसर का रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो गया। मे भी ज़्यादा जो प्रिक करने से, ठीक है, उसको कोई और जो है हेपेटाइटिस हो गया, उसको HIV हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन में होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए कि नॉलेज क्यों मैटर करता है। कि जब आपके पास नॉलेज है, और अच्छा डॉक्टर वही है, याद रखें, जो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री